खास करके जो नगरीय शहरों में शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि शहरों में समस्या है कि जो मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की आवासीय समस्या हल करने के लिए जो संस्थान बनाए गए थे, आवासन मंडल जैसे हाउसिंग बोर्ड वगैरह, ये सब ठप हो चुके हैं। अब ये हाउसिंग बोर्ड या शहरों के विकास प्राधिकरण भी अमीरों के लिए या मार्केट के लिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इन सब के लिए योजना बना रहे हैं, या सड़क या और किसी कुछ बनाने के ठेके ले रहे हैं। इनका जो मूल उद्देश्य था हाउसिंग बोर्ड का, कि मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को किफायती मूल्य पे अच्छी गुणवत्ता के मकान उपलब्ध कराएं, वो उद्देश्य पे अब ब्रेक लग चुका है। वो काम ही बंद हो गया है। आप किसी भी शहर में हाउसिंग बोर्ड के आम लोगों के लिए कॉलोनी बनते नहीं देखेंगे। प्लाट बेच रहे हैं, कॉमर्शियल मार्केट कॉम्प्लेक्स वगैरह जरूर बना रहे हैं। ऐसे में अब सारी शहरों में लोगों की आवासीय जरूरत पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी आ गई है प्राइवेट सेक्टर पे। निजी क्षेत्र के जो बिल्डर डेवलपर अपार्टमेंट बना रहे हैं, कवर्ड कैंपस बना रहे हैं, लोगों की मजबूरी है शहरों में रहने वालों की कि उनसे मकान खरीदें या उनसे प्लाट खरीद के मकान बनाएं। अब ये जो प्राइवेट बिल्डर जिस तरह की ठगी लोगों के साथ करने लगे थे, कि जो लागत मूल्य से बहुत ज्यादा कीमत लेना, समय पर बना के नहीं देना, बाद में कीमत बढ़ा देना, रजिस्ट्रेशन के समय आपको जिस फ्लैट की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई, बाद में उसको 60 लाख रुपए तक बढ़ा देते हैं। और ये काम तो अभी गवर्नमेंट एजेंसी भी कर रही है। ये भोपाल में हुआ है। हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, बहुत अमीर लोगों के लिए इसमें फ्लैट बनाए। उनकी शुरुआत में लागत 50 लाख बताई थी, अभी वो 1 करोड़ के ऊपर पार कर गई। ये गवर्नमेंट एजेंसी भी, लेकिन प्राइवेट लोग ज्यादा करते थे। समय पे मकान बना के नहीं देते थे, घटिया मकान हाउसिंग बोर्ड की तरह घटिया बना के दे देते थे। शिकायतों का, उनसे जुड़ी शिकायतों का निवारण नहीं होता था। कानूनी पूरी जो क्लियरेंस होनी चाहिए, सारी अनुमतियां वो लिए बिना फ्लैट बना के बेच देते थे। ये इस तरह की सारी अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए ये रेरा की अवधारणा भारत सरकार लेके आई और इसको सभी राज्यों में लागू किया। और ये रेरा एक्ट के बारे में एक्ट क्यों बनाया गया है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या प्रावधान है, ये सब वीरेन ठक्कर जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ जो देहरादून की बहन कविता भाटिया जी ने जो यथार्थ चित्रण किया है, वो केवल उत्तराखंड के रेरा की वस्तुस्थिति नहीं है, बल्कि देश के ज्यादातर रेरा ऑफिसेज की प्रैक्टिकली यही स्थिति है। ये कटु सत्य है। हमने भोपाल में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी रेरा प्राधिकरण बना है। वो आदेश पारित कर देता है, लेकिन उस आदेश की पालना का कोई ठिकाना नहीं होता है। जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके पक्ष में आदेश पारित हुआ, बिल्डर के अगेंस्ट आदेश पारित हुआ, वो व्यथित व्यक्ति आदेश का पन्ना लेके भटकता ही रहता है। जैसे कविता बेन जी की व्यथा है। इनकी कविता जी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने मतलब बिना थके कितनी अपने हक हकूक की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया है, और अपने साथ और भी लोगों को जोड़ा है, उनके भी हितों की रक्षा के लिए इन्होंने आवाज उठाई, उसके लिए बधाई की बात करें। लेकिन ये वस्तु स्थिति है कि रेरा में एक तो नियुक्तियां, जैसा सूचना आयोग में हो रहा है, पात्र लोगों की नहीं हो रही है। पहुंच के आधार पर रिटायर्ड जो अखिल भारतीय सभाओं के अधिकारी हैं उनको बिठा दिया जाता है, उनका पुनर्वास केंद्र इसको बना दिया है। और फिर राज्यों ने जो नियम बनाए रेरा एक्ट के तहत, उसमें इनको पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई है अपने आदेश को क्रियान्वित कराने की, और जो क्रियान्वित ना करे उस पर दंड लगाने की। फिर भी जो मौजूदा रेरा का एक्ट है उसमें इस तरह की गुंजाइश है कि ये दोषी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई रेरा कर सकता है, लेकिन व्यवहार में होती नहीं है। रेरा में भी जो टाइम पीरियड शिकायतों के निवारण का निर्धारित किया गया है, उससे उपभोक्ता फोरम की तरह वहां भी उस टाइम पीरियड की कोई पालना नहीं होती है। बरसों तक मामले खिंचते रहते हैं। और दिक्कत ये है कि लोग बड़ी संख्या में शहरों में इन प्राइवेट बिल्डरों से पीड़ित हैं, जो ठगने वाली जिनकी कार्यप्रणाली ऐसे बिल्डर्स है। लेकिन इस रेरा और इन पर नियंत्रण के लिए जो नियामक अथॉरिटी बनाई गई रेरा, इसके बारे में नागरिक सूचना के अधिकार का उपयोग करने के प्रति जागरूक नहीं है। अगर ये जो आज का विषय है इस वेबिनार का,
रेरा के विषय में लोग अधिक से अधिक सूचना के अधिकार का उपयोग करें तो रेरा की पूरी स्थिति बेनकाब हो सकती है और सरकार उसमें सुधार के लिए बाध्य हो सकती है। अब देखिए, रेरा के बारे में आरटीआई से क्या क्या जानकारी मांगी जा सकती है। इसमें जरूरी नहीं कि व्यथित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति ही जानकारी मांगे, कोई भी नागरिक रेरा में के लोक सूचना अधिकारी को आरटीआई लगा के जानकारी मांग सकता है। एक तो सबसे पहले ये समझने के लिए हम आरटीआई लगा सकते हैं कि रेरा के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। फिर रेरा में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी, उनके कार्यकाल की जानकारी, बाकी स्टाफ की जानकारी, उन सबके वेतन भत्ते, उनको दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी, ये सब हम आरटीआई में मांग सकते हैं। रेरा में जो पंजीकृत हुई है परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट बिल्डरों के, उनकी जानकारी मांगी जा सकती है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का क्लॉज या कोई व्यक्तिगत जानकारी का यानी धारा 8 और 11 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं वो किस अवधि के हैं, उनमें क्या अवधि निर्धारित है और क्या उस का पालन हुआ है, ये जानकारी कि कोई भी प्रोजेक्ट कितनी 3 साल के भीतर पूरा हो जाएगा, क्या वो पूरा हुआ है, ये जानकारी मांग सकते हैं। और जो परियोजनाओं के प्रोजेक्ट के प्रवर्तक हैं यानी प्रमोटर और बिल्डर, उन सब के नाम और पते भी हम आरटीआई के जरिए ले सकते हैं। परियोजनाओं में यानी जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर बना रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो घोषित की गई उनमें से क्या क्या उपलब्ध है, जिनकी रेरा पुष्टि करता है, ये हम जानकारी मांग सकते हैं। बिल्डरों के खिलाफ रेरा में जितनी भी शिकायतें दर्ज हुई, उनकी संख्या और उन शिकायतों के निराकरण की स्थिति, इसकी जानकारी भी हम मांग सकते हैं। किसी भी बिल्डर के विरुद्ध दर्ज शिकायत, कोई भी मामला दर्ज किया गया तो उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये इस तरह की जानकारियां मांगने से जो रेरा में लेट लतीफी हो रही है उस पर अंकुश लग सकता है। दूसरा, जो ये उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या बता के और रेरा से अनुमति ली गई प्रोजेक्ट की और क्या वास्तव में उपलब्ध है, ये जानकारी मांगने से रेरा पे उन उन चीजों के सुविधाओं के भौतिक सत्यापन का एक दबाव बनता है कि वो क्या जवाब देगा। और जो परियोजनाओं में रजिस्ट्रेशन के समय जिन प्रोजेक्ट के पूरा होने की अवधि बताई गई थी, वो वास्तव में कब पूर्ण हुआ, इस अवधि की जानकारी। पूर्णता सर्टिफिकेट बिल्डर को जारी किया जाता है, जैसा ठाकर साहब ने बताया कि ये कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट के बाद वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाता है रहवासी समितियों को। तो ये पूर्णता प्रमाण पत्र उसको जारी किया गया है कि नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट में देरी हो रही तो उसकी देरी का कारण हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं। रेरा द्वारा पारित, ये जो कविता बहन जी की पीड़ा है उससे जुड़ा एक मुद्दा है। रेरा द्वारा पारित आदेश और उनके क्रियान्वयन की स्थिति, उन आदेशों में से कितनों का पालन हुआ, नहीं हुआ तो उसके लिए रेरा ने क्या कार्रवाई की। तो ये आदेशों के पालन या निर्णयों के पालन की स्थिति की जानकारी भी हम मांग सकते हैं। और दूसरा, अपील की, रेरा ने कोई आदेश दे दिया तो उससे हम अगर संतुष्ट नहीं है तो उस आदेश के खिलाफ हम कहाँ कितनी अवधि में अपील कर सकते हैं, ये जानकारी मांगी जा सकती है। रेरा को वित्तीय फंडिंग किस सोर्स से होती है, स्टेट हम्म। गवर्नमेंट से या जहाँ की किसी भी एजेंसी से होती है वो। और उसकी बजट संबंधी जानकारी हम मांग सकते हैं। उसके आधार पर हम सवाल उठा सकते हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में कि इतना पैसा एक साल में इसमें रेरा पे खर्च हुआ, उसके मुकाबले शिकायतों की क्या स्थिति है, कितना काम हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है, स्टाफ की जानकारी, अफसरों की सुविधाएं, वेतन, सब वो बजट सब मिला के कि इतना पैसा एक साल में रेरा पे खर्च हुआ और उसके मुकाबले में इतनी शिकायतें मिली और उनमें से मात्र इतनी का निराकरण हुआ, उनमें से भी इतनों का आदेश का पालन ही नहीं हुआ। ये रेरा की वास्तविक स्थिति को बेनकाब करने के लिए ये उपयोगी है। रेरा से संबंधित क्या क्या नियम और कानून है और उनके तहत क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये भी हम जान सकते हैं। धन्यवाद। अब बाकी जानकारी, कोई प्रश्न आएंगे तो उसमें। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा। जी। मैडम कविता भाटिया ने बहुत अच्छी फाइट दी है। और ऐसे कई आपने जैसे कहा है अलग अलग स्टेट्स में और भी ऐसे होंगे, जरूर होंगे।
और मीडिया कभी कभी हाईलाइट नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम प्रयास करें तो मीडिया हाईलाइट जब करता है। जब हमने अमर उजाला में संवाद किया इसका, तो अमर उजाला यहाँ पे एडिटर ने बुलाया हम सबको, कविता भाटिया भी थी, और जब ये मीडिया में छपा तो इसका काफी असर पड़ा यहाँ पर देहरादून में। और मैंने भी, जब मेरे एक बिल्डर ने पैसे रख लिए थे, तो मैंने 80% तो निकाल लिया था। तो मेरा जो एप्लीकेशन मानव अधिकार आयोग में है, इसमें हम मानव अधिकार आयोग भी अप्रोच कर सकते हैं, जो रूल्स रेरा के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जैसे आपने कहा, कितनी शिकायतें हो गई, कितने रजिस्टर्ड वो हैं, ये सब ऑलरेडी हमारा जो रेरा एक्ट है उसके अंदर जो भी बिल्डर होगा उसके पूरे डिटेल्स, उसकी कंपनी का नाम, कितने का प्रोजेक्ट है, कितने अपार्टमेंट बनाएगा, कितना काम कंप्लीट हो गया, तो ये इसमें ये लोड नहीं कर रहा है वेबसाइट में। तो मेरा ये जो दैनिक जागरण में छपा 6 नवंबर 2020 को, बिल्डरों की मनमानी पर अंकुश लगाएगा रेरा मानव अधिकार आयोग, तो अभी भी मेरा ये पेंडिंग है। जो उसमें रूल्स फ्रेम हो गए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। जो सेल डीड होती है उसका एक फॉर्मेट होता है। रेरा मतलब जब आप सेल डीड करेंगे अपार्टमेंट वाले से, तो उसका एक फॉर्मेट है, वो बना नहीं था। तो मेरी आरटीआई से जो मैंने सूचनाएं मांगी यहाँ पे उत्तराखंड रेरा से, तो वो थोड़े प्रेशर में आए और उनको ये इम्प्लीमेंट करना, मैं सचिवालय तक पहुंच गया, रेरा के सचिव तक पहुंच गया मैं, और मैंने कहा देखिए आपके बिल्डर्स जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके रूल्स ये हैं। तो इससे पहले कि मैं अब गवर्नर को भी लिखता, मैं गवर्नर को नहीं लिखा, मैं मानव अधिकार आयोग में चला गया। नहीं तो आदमी गवर्नर को भी अप्रोच कर सकता है एज ए सिटीजन। जब हमारा इतना पैसा जो फंस गया है, आज जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इससे एक अलग थोड़ा सा केस है एक जमीन का। मेरे फादर इन लॉ ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में 30 साल पहले जमीन ली थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, चूक गए, उन्होंने एक लंबी फाइट दी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए, हाई कोर्ट को आदेश हो गए, लेकिन पटवारी नापतोल नहीं करता, आता है फीता खोलता है और चला जाता है। इसके लिए हम एक पीआईएल लगा रहे हैं। क्या उत्तराखंड बनने के बाद, क्या आप 1934 के मैप ले के चलोगे उत्तराखंड के अंदर या बिहार में या मध्य प्रदेश में? आज जो जमीन के भूमि के सर्वेक्षण होना चाहिए, आज जो जीआईएस जीपीएस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर एक ओला भी मंगाता हूं तो मेरे घर के आगे आके रुकती है, एक मिसाइल भी छोड़ता हूं तो वहां पहुंचती है। तो अगर जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होंगे लैंड के, ये तो अपार्टमेंट्स की बात हो गई, जितने करोड़ केसेस पेंडिंग है भूमि विवाद में। तो आपने सही कहा है, आरटीआई लगानी चाहिए और लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। अब प्रेशर पड़ेगा तो उनको करना पड़ेगा, आंदोलन भी करने पड़ेंगे हमें इसके लिए, जैसे मैडम ने आंदोलन किया, अभी दोबारा भी आंदोलन कर सकते हैं हम। इसको एक ले जाके दोबारा चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को एक जाके वो पकड़ाएं, मेमोरेंडम पकड़ाएं, ये हमारा पैसा फंसा हुआ है, वी राइट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा हमें करना पड़ेगा। मैडम का तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन है, वही मैं कह रहा था, अगर रेरा बनने के बाद भी हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हमें 20 साल लग गए, तो हमें अंत में क्या मिला? मेरे फादर इन लॉ जो 90 साल के हैं इस वक्त, वो 3 बार डेट मिलती है होने के बाद भी कोर्ट। जमीन नहीं नाप रहा है, जमीन नहीं नाप रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को भी कभी कभी इंप्लीमेंट नहीं करते ये लोग। जी मैं संक्षेप में थोड़ा सा कहना। हाँ, तो ठीक है। कुलदीप जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या आपके प्रश्न है? आपने कई सारे क्वेश्चंस आपने इसमें डाले हुए हैं, तो आप बीरेन जी से, और अपना एक कान वाला आप निकाल लीजिए, आपको इंटरेक्ट कर रहा है कान वाला, ये आवाज कर रहा है। सर हाँ मेरी जी, जी सर आवाज क्लियर है मेरी आप? हाँ, आवाज ठीक है। जी जी सर, अब चूंकि आज वीरेंद्र आपका सर वीडियो अ, वीडियो बंद हो गया, वीडियो। हाँ सर, मैंने वीडियो बंद कर दिया है। ठीक है, मैं ठीक ये है। कहना चाह रहा था सर कि क्योंकि आज वीरेंद्र सर सफर में है, तो आज हमारे मतलब इस एक्ट के बहुत सारी जो बिंदु हैं वो कवर अप नहीं हो पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है लेट इट बी, अगले फिर कभी श्रृंखला में देख लेंगे। सर यहाँ एक छोटा सा सवाल मैंने डाला था आत्मदीप सर के लिए। सर, ये लाइसेंसी एजेंट की जानकारी मिल सकती है अपने को रेरा में? आत्मदीप सर। रेरा रेरा में लाइसेंसी एजेंट कौन होता है? रेरा का तो सर स्टाफ यहाँ होता है, उसके कोई एजेंट नहीं होते हैं, कोई ब्रोकर नहीं होते हैं, दलाल नहीं होते मैं हैं। कहना चाहूंगा प्रॉपर्टी डीलर्स को भी रजिस्टर करना है रेरा में, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर्स रजिस्टर नहीं कर रहे अपने आप को। जब आप जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, यहाँ पे जी जो जी 500 सर सर। स्क्वायर मीटर से ऊपर लैंड होगा तो उसमें प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। जी और जो सर। रेरा, जो प्रॉपर्टी डीलर है उसे भी रजिस्टर करना है रेरा में।
जी सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आज चूंकि हम क्या है, एक्ट को आज हमने उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और जो एक वास्तविक स्थिति है सर, आज उसको ले लिया है डिस्कशन में। बहुत ही अच्छा डिस्कशन चल रहा है। और जैसे मैं इसी में कहना चाहूंगा सर, कुछ दो तीन पॉइंट्स डेफिनेशन में छूट रहे थे। इसमें प्रमोटर भी होता है, जो मालिक होता है, जो वो ठेकेदार होता है, उसको प्रमोटर कहा जाता है। इसमें इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है, ये रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं ना, मतलब जो दलाल होते हैं, उनके लिए इसमें लाइसेंस इशू हो चुका है। मतलब सिर्फ जो लाइसेंस होल्डर है, वही लोग इसमें नेगोशिएबल बेचने का, प्रमोशन करने का, मतलब जानकारी देने का जो काम होता है वो कर सकते हैं। बीच बीच में जो छोटे मोटे दलाल हैं, वो एक प्रकार से फर्जी काम होता है। और उसी के अगेंस्ट में अगर आप शिकायत करना चाहें कि ये मतलब दलाल जबरदस्ती के अपनी जमीन बता के बेच रहे हैं, इनके लिए भी बड़ी मतलब नियम कानून तो इसमें सर बहुत सारे बने हुए हैं। और मतलब बहुत लंबा एक्ट नहीं है, ये छोटा ही एक्ट है। नियम बहुत हर चीज को परफेक्ट लेके हैं। और जैसे भी मैं आत्मदीप सर को सुन रहा था, सर बिल्कुल सही जानकारी दे रहे थे कि हम आरटीआई में जानकारी ले सकते हैं। सर मैं अभी थोड़ा सा एक छत्तीसगढ़ की स्थिति बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है सर कि यहाँ पे, अब आप लोग सभी जानते हैं, 2000 में एक नया राज्य बना था। नए राज्य बनने के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्तर पे यहाँ पे मूव किए थे। बहुत बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट आए, बहुत, अब जानते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैं ये स्थिति, आज के समय में ये स्थिति है कि कोई भी बिल्डर जो है ना, वो आपको जमीन देगा। वो सोसाइटी निर्माण कर रहा है मगर मकान निर्माण करके नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, रेरा को लेके जबरदस्त काम हुआ है, अच्छी खासी पेनल्टी भी लगाई गई है। और शायद यही सब कारण था कि मेरे संज्ञान में ये विषय आया था, रेरा। तो अब बाकी राज्यों की स्थिति क्या है ये तो मुझे जानकारी में नहीं है। बट मैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को एक बार एक एक्ट का रिव्यू लेना जरूरी है। मतलब इसका एक प्रेजेंटेशन भविष्य में हम विचार करेंगे इस विषय में। क्योंकि इसका जो प्रोसीजर वो तो अपनी जगह है ही, वो ठीक है। मगर इसके साथ ना इस एक्ट में ना हर चीज का एक सॉल्यूशन भी दिया गया है। और मतलब अब बात वही है कि जिन राज्यों में सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति तो मैं इस मामले में कहूंगा कि बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत से ठेकेदार, ये जो इस तरह के फ्रॉड जो है, वो मतलब अब मतलब बंद हो गया है यहाँ का। मतलब मुझे ऐसा लगता है काफी हद तक स्थिति में परिवर्तन आया है। और समय समय पे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं तो उनको प्रॉपरली अपडेट किया जाता है। अब इन सभी में मेरा बस वही प्रश्न था कि जो लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट जो होते हैं, ये सेक्शन 2 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है इनको। इनका लाइसेंस बनता है। तो इनका लाइसेंस जैसे हमारा एक एटीएम कार्ड होता है ना, इसी तरह का इनका एक लाइसेंस बनता है। जिस तरह से वकीलों का एक लाइसेंस बनता है, मेरा एक लाइसेंस बनता है। यही लोग बस प्रमोशन का, दलाली का काम कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो सर इसको लेके भी बहुत सारे कानून हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा जो कि आजकल जो फ्रॉड हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर कोई अपनी मतलब जमीन अपने नाम से की जमीन बता के बेचने लगता है, पैसे भी ले लेता है। और मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ है अभी, एक हफ्ते के अंदर ही पेपर में आए हैं ये चीजें। और मतलब यहाँ तो एक अच्छी स्थिति है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीजें पेपर में आ रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं तेजी से। तो बस इन्हीं सब चीजों को लेके अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काफी लंबे सवाल जो है वो बचे हुए हैं। जी सर, धन्यवाद सर। जी शिवानंद सर। अ, सर यहाँ पे अगला प्रश्न है, जब शायद शिवानंद सर लेफ्ट कर गए हैं। जयपाल सिंह खींची राजगढ़ जी ने हैंड रेस किया है सर, उनको ले लेते हैं। हाँ जयपाल जी। जी प्रणाम। मेरा ये जी था जयपाल जी। कि वास्तविक में जो रेरा में कुछ लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन करवा रखा, कुछ लोगों ने सिर्फ गिनती मात्र के। लेकिन क्या है, अधिकतर लोग जो है कॉलोनियां काट रहा है। मतलब ये जो है फर्जी वाला जो बहुत बड़े स्तर पर चल चल पड़ा है। और ये जो हम जूम मीटिंग में जुड़े हैं, हमारी समस्या तो ही सही, लेकिन अन्य अन्य प्रत्येक व्यक्ति का आज जो है रेरा से वास्ता पड़ रहा है। और इसमें एक फर्जीवाड़ा ये भी हो रहा है कि जैसे मान लो मैं बेटा रुकिए सर, कि मैं जो है 10 लाख रुपए का प्लाट खरीदता हूं, लेकिन जो रजिस्ट्री जो होती है वो 4 लाख रुपए की होती है। तो ये भी एक इसमें बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसमें जब हम कहते हैं कि श्रीमान जब हम 10 लाख रुपए का प्लाट ले रहे हैं तो हमारी रजिस्ट्री 10 की होना चाहिए, क्योंकि राशि तो वो लेते ही कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, आपको सिर्फ 4 लाख की दिखाना पड़ेगा। एक ये समस्या। और एक और मैं ये चाह रहा हूं कि जो कॉलोनी जो कटती है, जैसे मान लो 4 बीघा में या 1 हेक्टर में जो कॉलोनी कटी है, उसके आसपास शासकीय भूमि है, वह भी रेरा में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसको भी वो अपनी दिखा के रजिस्ट्री कर देते। तो उससे हम कैसे भ्रष्टाचार को उजागर करें? क्योंकि वो आजकल जो
रेरर में पंजीयन करा देते हैं, और जो बिल्डर जो होते हैं ये बाहुबली लोग होते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से इनका भांडाफोड़ करें, प्रयास सभी का है, लेकिन जी जी जयपाल जी, आप कौन से राज्य से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की एक वेबसाइट यहाँ मेरे सामने, छत्तीसगढ़ रेरा की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, और जहां तक कि मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया है, यहाँ पर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जो मैं अपने जहां मैं रहता हूँ वहां के आसपास के जब मैं प्रोजेक्ट को स्टडी करता हूँ, इसमें काफी हद तक की अपडेटेड है ये, और इसमें जो जानकारियां दी गई हैं वो काफी हद तक अपडेटेड है। अब ये बात तो सही है कि बाहुबली है सामने और फर्जीवाड़ा 100% रुकने से रहा, मगर यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां के आप एमपी रेरा के नाम से आप सर्च करिएगा कि वेबसाइट खुलेगी, उस वेबसाइट में सारी चीजें दी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन कंपेन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स एंड एजेंट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एनुअल रिपोर्ट। जिस तरह से हमारी आरटीआई की एनुअल रिपोर्ट बनती है, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी पूरी एक एनुअल रिपोर्ट बनती है, जिसमें कितनी शिकायतें हुई, कितने का फंड कलेक्शन हुआ, ये सारी चीजों का एक एनुअल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। बशर्ते अब ये सब चीजें, जैसे मैडम की भाटी मैडम की मैं बातें सुन रहा था, बिल्कुल सच्चाई है, वास्तविकता वही है कि सरकार जब तक की ध्यान नहीं देगी तब तक की कुछ होना संभव नहीं है। और अब जैसे कि मुझसे पूछा गया, आप जयपाल जी आपने पूछा, तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आपकी वेबसाइट, आप वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। मतलब सिंपल वे में कहूँ तो आरटीआई में अगर आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमें आरटीआई लगाने की आवश्यकता है, जिस चीज के बारे में आप आरटीआई लगाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी वो जानकारी वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध होनी ही चाहिए। ये जहां तक मैंने इस एक्ट को पढ़ा, इस एक्ट को समझा, ये इसका एक्ट का उद्देश्य है। यहाँ पे इनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट हो गए, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हो गए, उनके बारे में जो पूरा विवरण होता है, और जो प्रोजेक्ट मतलब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो गए, एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट हो गए, डिलेड प्रोजेक्ट हो गए, रिवोक्ड प्रोजेक्ट हो गए, सस्पेंडेड प्रोजेक्ट हो गए, डी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो गए, तो इन सभी के बारे में एक डिटेल विवरण। और इसमें जिस तरह से हमने देखा होगा, वो एक जब हम जीपीएस लोकेशन सर्च करते हैं ना, तो वो एक गोल सा लंबा सा एक सिंबल आता है, ठीक उस हमारी जो इसमें जो रेरा की वेबसाइट है, इसमें भी आप लोकेशन ना उसी प्रकार से, मतलब पूरा सर्च होता है, जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर लोकेशन सर्च करते हैं, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके अलग अलग रंग से मतलब रहता है, कोई ग्रीन रहते हैं, कोई ब्लू रहते हैं, तो मतलब कौन से कंप्लीट हो चुके हैं, कौन से इनकम्प्लीट हो चुके हैं। तो मैंने कई लोगों को जानकारी इस चीज की दिया भी हूँ, वेबसाइट पे सारी जानकारियां हमारे यहाँ तो उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों की क्या स्थिति है, ये आपको हमारे वेबसाइट देखनी है। हाँ, हमारे उत्तराखंड में ये नहीं था, तभी मेरे को मानव अधिकार आयोग में अप्रोच करना पड़ा, और अभी भी ये रेरा के अगेंस्ट जो है ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। यहाँ पे सिर्फ बिल्डर सर, का फोटो लगा है, उसका कंपनी का नाम लगा है, और बाकी चीजें खाली हैं। आप खोल के देख लीजिए उत्तराखंड रेरा। सर इसके लिए तो फिर ये काम ये किया जा सकता है कि एक शिकायत डाली जा सकती है हमने संबंधित डाल दी, मानव अधिकार आयोग में डाल दी, और रेरा को भी लिख दिया है। तो मानव अधिकार आयोग में ये जो मेरी वो है प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एक्टिव हैं, और अब वो एडमिट किया है कि ये चीजें नहीं है। उसको रिप्लाई देना पड़ता है मानव अधिकार आयोग में, जो चेयरपर्सन होते हैं। तो आयोग ने हम्म। उनसे पूछा है कि आप इम्प्लीमेंट इसे क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं है, ये नहीं है, हम इसको कर रहे हैं, अब दूसरी कंपनी को दे रहे हैं, जिसको दिया था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब तो डिले जिस प्रोसेस, मतलब 4-5 साल होने के बाद भी जो है। बाकी मैंने बॉम्बे का भी खोल के देखा, महाराष्ट्र का, वहां भी अवेलेबल है। तो कितना असल में मैं तो ये चाहता हूं, हमें उस स्थिति में होना चाहिए। जब मैं एक हवाई जहाज का उदाहरण देता हूँ, टिकट लेता हूँ दिल्ली से बॉम्बे, तो मैं सीट चूज कर सकता हूँ। लेकिन स्थिति में तो वो छोड़िए, वो तो बिल्डिंग बना ही नहीं रहा। जो अपार्टमेंट तैयार भी हुए हैं जहां हम खरीदने जाते हैं, वहां पे मैं अगर कहूं कि आप लेआउट प्लान दिखाइए आपके कितने बिक चुके हैं, तो उसको उसको लोड करना चाहिए वेबसाइट पे, मेरे इतने बिक गए हैं। वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो फर्जी नाम से दिखा देते हैं, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, जबकि बिका होता है 10%, दिखाता है 80% बिक गया। बस ये लास्ट मौका है, फटाफट चेक काटिए और पैसा दे दीजिए मेरे को, और प्रोजेक्ट फिर होगा डिले। आपको बस शो कर देता है, सीमेंट लगा के बिल्डिंग खड़ी कर दिया, कंप्लीट होने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मगर थोड़ा सा एक संज्ञान में लाना चाहूंगा। अभी मैं लाइव लॉ, बार एंड बेंच और इसको वर्डिक्टम वगैरह के पेजेस को लाइक करके रखा है। मैं एक चीज देख रहा हूँ कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के ना
बड़े तेजी से जजमेंट आ रहे हैं अभी डेली। मतलब मैं देख रहा हूँ कि जो कंज्यूमर फोरम और इस तरह से यहाँ से अगर हम देखें ना, तो लगभग अच्छे भर भर के अच्छे से मतलब डिसीजंस आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाटिया मैडम का जो प्रयास पहले के समय में रहा है, वो अब जाके थोड़ा बहुत मतलब हमें एक सफलता के तौर पे दिख रहा है कि सरकार को लगने लगा है कि भाटिया मैडम जैसे लोग भी हैं जो शांत, मतलब सरकार अगर कुछ नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी, तो वो लड़ेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भाटिया मैडम के प्रयास वगैरह ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब चीजें कुछ ना कुछ सोर्स से तो ओरिजिनेट होती है, कहीं किसी का ध्यान तो गया होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे आरटीए मध्य प्रदेश की भी वर्तमान स्थिति 4 आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, तो मुझे इसमें अभी अगर हम संबंधित विभाग को पत्र लिख के, और अगर नियुक्तियां नहीं होती हैं रेरा के अंतर्गत, तो भाई इसमें भी हम एक पीआईएल पुटअप कर सकते हैं कि भाई इनका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर नहीं है, भर्तियां जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो अपना कलेक्शन होना चाहिए फाइन वगैरह का वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ये इन चीजों को लेके माननीय हाईकोर्ट के भी दरवाजा बिल्कुल खटखटाया जा सकता है। जी सर, यहाँ पे अगला हैंड रेस किया हुआ है विशाल कुमार मालाकर, मांडू, रामगढ़, झारखंड से। जी विशाल जी, विशाल जी अनम्यूट करके अपने बात रखिए। किशन लाल जी, जी जी सर, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। जी सर। सर मेरा एक निवेदन है सर, कि विभागीय जांच कार्रवाई में जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई है। उस पर न तो रबर मोहर अंकित है, ना कार्यालय का नाम है, ना डिस्पैच नंबर है उस पर। तो क्या ऑथेंटिक जांच रिपोर्ट है ये? सर ये आपका प्रश्न किस आरटीआई से संबंधित है सर? सर आरटीआई में मंगी हुई है तो नहीं, ये सब चीजें जी सर। जरूरी नहीं है। केवल हस्ताक्षर हर पृष्ठ पर होने चाहिए, ये नियम है जो विभागीय जांच की जो रिपोर्ट होती है। देखो, आपको कोई चैलेंज कर रहा है कि जेन्युइन नहीं है, तो फिर आप सर्टिफाइड कॉपी उसकी मांग सकते हैं, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं है। सर डिपार्टमेंट ने लिख के दे दिया कि तैयार की गई है, कोई तैयार नहीं, लेकिन हर पृष्ठ तो साइन है ना रिपोर्ट का, तो सर जैसे डिपार्टमेंट डिस्पैच नंबर और ये सब की भाई डॉक्यूमेंट आपने फैब्रिकेट किया हुआ नहीं है, आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि आपने डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट किया, तो फिर क्या है? नहीं सर, वो डिपार्टमेंट कार्य इस तरीके से होना चाहिए। तैयार की गई है, कार्य स्तर पर तैयार नहीं है। तो क्या सर ऐसा कोई नियम डिपार्टमेंट ने क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं? नहीं, ये सब ऐसा नियम नहीं है कि उसमें डिस्पैच नंबर ये सब, फॉरवर्डिंग लेटर तो होगा ही ना साथ में। नहीं, ये कुछ भी आपको कैसे नहीं हुई रिपोर्ट? ये ना रिपोर्ट कोई आपको कोई किसी लेटर के साथ प्राप्त हुई है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर फॉरवर्डिंग लेटर भी नहीं है, डिस्पैच नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। वीरेंद्र सर शायद सिस्टम चालू है क्या आपके तरफ? आवाज